हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा हिस्ट्री के अपने इस 66वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। अब तक के 65 क्लासेज में हम लोग इतिहास के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। फाइनली एंशिएंट मेडिवल और फाइनली हम लोग अब मॉडर्न इंडिया तक पहुंच चुके हैं। फ्रीडम मूवमेंट हम लोग का अंतिम दौर में चल रहा है, जिससे बताया था कि हमारा फ्रीडम मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1885 के साथ धीरे धीरे करके शुरू हुआ, जब कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, फिर गांधी जी की एंट्री होती है, फिर छोटे छोटे मूवमेंट चलते हैं, फिर बड़े बड़े नेशनल वाइड मूवमेंट चलते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलते हैं, जिसमें पहला नेशनल वाइड मूवमेंट जो था नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, दूसरा जो था सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस, और जो तीसरा था वो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन बताया था कि सबसे तेज और सबसे जोरदार चलने वाला मूवमेंट था, क्योंकि इस मूवमेंट में पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, लीडर्स का पार्टिसिपेशन कम था, क्योंकि आंदोलन शुरू होने से पहले ही बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया जा चुका था ऑपरेशन जीरो आवर चला के। और इसके बावजूद ये आंदोलन सबसे तेज चला था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था, वीडियो नंबर 65। अगर किसी ने देखा हो तो आप एक बार देख सकते हैं रिवाइंड करके, उसमें सारी चीज़ें क्विट इंडिया के बारे में डिटेल में आपको बताया था। और बताया था कि जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती तो 9 अगस्त की भोर में ठीक 4 बजे ऑपरेशन जीरो आवर चला और कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स अरेस्ट होकर जेल में बंद कर दिए गए। जब कांग्रेस के नेता अरेस्ट होकर जेल में गए तो उस समय जो बी कैटेगरी के लीडर थे, यानी जो छोटे नेता थे, उन लोगों ने कमान संभाली और बाकी जनता इस समय तक गुस्से में भर चुकी थी और जनता ने सबसे ज़ोरदार संघर्ष किया। तो उसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को बहुत ही क्रूर से क्रूरतम तरीके अपनाने पड़े थे। बताया था कि पहली बार भारत में हेलीकॉप्टर से गोलियाँ बरसाई जा रही थी। तो उसी के खिलाफ गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की, लेकिन गांधी जी के दबाव का कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वार में पासा पलट चुका था और अब अमेरिका के सहयोग से ब्रिटेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था और इसलिए गांधी के दबाव का कोई खास फर्क ब्रिटिश सरकार पर नहीं पड़ा। फाइनली जब अप्रैल 1944 में जब इधर जर्मनी और इटली सरेंडर करते हैं, तब फिर स्वास्थ्यगत कारणों से स्वास्थ्यगत आधार पर गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया मई 1944 में। यहाँ तक आपको बता दिया था। अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं कि जीएस की एक लाइव बैच जो जूम मैप पर चलती है, एक इवनिंग में चलती है, एक मॉर्निंग की बैच स्टार्ट हो रही है। सुबह 8 बजे से उसकी टाइमिंग रहेगी। तो जिसको मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग में कई सारे लोगों को क्लास करने में प्रॉब्लम होती है, तो जिसको मॉर्निंग में क्लास करनी है वो सुबह 8 बजे से क्लास कर सकता है। उसके लिए लिंक आपको भेज दिया जाएगा। इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे और उसके लिए क्या प्रोसीजर वो आपको बता दिया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से वो बैच शुरू होगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसको जिसको करना होगा वो संपर्क कर लेंगे हमसे। और ये जो मॉर्निंग वाली बैच स्टार्ट होगी वो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से स्टार्ट होगी। जैसे इवनिंग बैच हम लोग की चल रही है ज्योग्राफी, मॉर्निंग वाली इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगी। तो जिसको भी करना होगा वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर नीचे चल रहा है, इस नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं। आपको बताया कि 1944 तक गांधी जी जेल से बाहर आ चुके थे। उधर सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन एक विजेता राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की खाई बढ़ती चली जा रही थी, टेंशन बढ़ता चला जा रहा था। उसी खाई को पाटने के लिए सी राजगोपालाचारी ने एक प्रयास किया और एक फार्मूला दिया। 10 जुलाई 10 जुलाई 1944 में आया CR फार्मूला, जिसको राजा जी फार्मूला भी कहा जाता है। ये जो राजा जी फार्मूला था ये सी राजगोपालाचारी ने दिया था। सी राजगोपालाचारी मद्रास के साउथ के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर्स थे। ये जो राजा जी फार्मूला था या राजा जी फार्मूला या CR फार्मूला, इसको सी राजगोपालाचारी ने जो दिया था, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूरा उनका नाम था। तो ये जो फार्मूला था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते की योजना थी। समझौते की योजना इसलिए थी क्योंकि दोनों में टेंशन तकरार बढ़ती चली जा रही थी और इन दोनों के टेंशन का फ़ायदा ब्रिटिश सरकार को हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार का जो टेन्योर था भारत में एक्सटेंड होता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। राजा जी ने जो अपना फार्मूला दिया उसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलजुल के काम करें और पहले ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ाद कराए। भारत आज़ाद हो जाए तो जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है, वहाँ पर रेफरेंडम कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए, जनता का ओपिनियन लिया जाए जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी लगती है। और जनता अगर अलग बंटवारे के पक्ष में फैसला देती है, यानी जनता को लगता है कि अलग हमें मुल्क चाहिए, तो अलग उनका बंटवारा हो जाए, उसमें हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन पहले देश आज़ाद हो, इसके लिए हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। बंटवारे की जो बातचीत है उसके लिए जो ओपिनियन पब्लिक से हम लोग ले लेंगे, या मुसलमानों के लिए अलग जो मुल्क बनेगा, अगर बनता है, मुसलमान ऐसा चाहेंगे तो उनके चाहे कि नहीं के अनुसार ये आज़ादी के बाद हम लोग ये व्यवस्था बनाएंगे।
तो इसी को राजा जी फार्मूला कहा जाता है। इसको अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था, ये एक तरीके से समझौतावादी योजना थी। इस पर भी कांग्रेस तैयार थी, लेकिन इस पर मोहम्मद अली जिन्ना तैयार नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना को हालांकि समझाने का बहुत प्रयास किया गांधी जी ने, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने थे। इसी CR फार्मूले को समझाने के क्रम में गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म कहा था। तो गांधी जी ने जो कायदे आज़म कहा था, इसी को समझाते समझाते चढ़ा रहे थे कि भाई कायदे आज़म हो यार, कुछ तो समझ जाओ। लेकिन कायदे आज़म इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, उसको तो चाहिए था पूरा पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि अगर देश आज़ाद हो गया तो धोखा हो सकता है। जब तक अंग्रेज़ों का राज है तब तक तो हमारी चल सकती है, लेकिन अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस क्या करेगी, जिन्ना को भरोसा नहीं था। इसलिए जिन्ना ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। तो ये राजा जी फार्मूला आया ज़रूर, लेकिन इस पर भी कोई बातचीत नहीं हो पाई। और आपको बता दें, यही जो राजा जी फार्मूला था, अल्टीमेटली जो आगे हम लोग देखेंगे, जो भारत का जो पार्टीशन हुआ, जो बंटवारा हुआ, मोटा मोटी राजा जी फार्मूले को ही बेस पर हुआ था। लगभग जो राजा जी ने कहा था, लगभग वैसा ही कुछ हुआ। इसलिए कई किताबों में आप पढ़ेंगे कि जो पार्टीशन की बात सबसे पहले अगर कहा जाए कि किस कांग्रेसी नेता ने मानी थी, तो वही राजा जी भाई साहब थे। क्योंकि उन्होंने ऐसा फार्मूला सेट किया था कि आगे जो बंटवारा हुआ वो लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, तो पहले कांग्रेसी नेता राजा जी थे, जिन्होंने पाकिस्तान का डायरेक्टली नहीं लेकिन घुमा के मान लिया था कि हाँ पाकिस्तान बनेगा। खैर, राजा जी फार्मूला असफल होता है। उधर सेकेंड वर्ल्ड वार जब ओवर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तो ब्रिटेन एक विजेता राष्ट्र के रूप में उभरा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन, जब जर्मनी, अभी जापान थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहा था, जर्मनी इटली शांत हो चुके थे, यूरोप में सरेंडर कर चुके थे। तो जब जब ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार में एक विजयी राष्ट्र के रूप में उभरा, तो ब्रिटेन जीत तो चुका था, लेकिन लड़ते लड़ते उसकी हालत पस्त हो चुकी थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। बहुत सारा कर्जा लिया था ब्रिटेन ने, बहुत सारी पॉपुलेशन ख़राब हो गई थी उसकी। सोचिए वहाँ का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात चेंज हो गया, बहुत सारे पुरुष मारे गए थे, महिलाएं सारे रह गए थे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और कमज़ोर पड़ गया था ब्रिटेन कमज़ोर पड़ गया। अब ब्रिटेन के अंदर उतनी क्षमता नहीं थी कि वो सीधे सीधे ताकत के बल पर भारत पर कंट्रोल कर पाता। और इधर भारत छोड़ो आंदोलन से भारत की स्थितियां पलट चुकी थी कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं था कि राजाओं महाराजाओं का दौर था कि भाई राजा को हरा दिया देश गुलाम हो गया, या नेताओं को जेल में भर दिया पब्लिक शांत हो गई। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन एक असली मायने में जन आंदोलन था, पब्लिक मूवमेंट था। इस भारत छोड़ो के दौरान ब्रिटिश सरकार ने ये देख लिया था, ये सरकार को समझ में आ चुका था कि अब वो दौर नहीं रहा। जब जनता खुद ब खुद सड़कों पर उतर रही है, तब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि हर घर पर पुलिस, हर घर पर सेना तैनात नहीं की जा सकती। और अब जनता सामने खड़ी थी। जनता का सामना करना किसी भी सरकार के बूते में नहीं होता। भारत छोड़ो के बाद जनता इधर आगे बढ़ चुकी थी, जनता का मनोबल उठ चुका था। उधर सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन कमज़ोर पड़ चुका था। अब ब्रिटिश सरकार चाह के भी सीधे सीधे भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी पुरानी नीति पर लौटना सही समझा। पुरानी नीति यानी 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किस लिए? व्यापार के लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भारत एक बड़ा देश है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ब्रिटिश सामानों के लिए अच्छे मार्केट की तरीके से भारत का इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत के कच्चे माल का इस्तेमाल वहाँ की फैक्ट्रियों के लिए किया जा सकता है। तो भारत पर अब राजनीतिक नहीं, आर्थिक नियंत्रण हम कर सकते हैं और आर्थिक नियंत्रण ही हमारे लिए इस समय ठीक होगा। तो भारत पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने की नीति अब ब्रिटिश सरकार ने बनानी शुरू कर दी कि अब राजनीतिक ढील दी जाए, क्योंकि राजनीतिक रूप से अब इतनी हमारी हिम्मत बढ़ चुकी थी कि अब वो सीधे सीधे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उसी बात को समझाने के लिए उस समय जो गवर्नर जनरल था वेवेल 1943 में आया था। उसके पहले जो अभी गवर्नर जनरल का अलग से एक क्लास चलेगा, तो उसमें आपको बताएंगे कि वेवेल से पहले लिनलिथगो था। 1943 में वेवेल आया था। मार्च 1945 में वेवेल को लंदन वापस बुलाया ब्रिटिश सरकार ने, और बुला के अच्छे से प्यार मोहब्बत से उसको समझाया कि भाई देखो, अब हम लोग लड़ने की हालत में नहीं और न भारत हमें लड़ने देगा, दोनों परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो अब भारत जाके एक ऐसी व्यवस्था बनाओ, एक लिबरल, कि पॉलिटिकली लिबरल लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा ज़बरदस्त हो। तो उसी भारत पर एक आसान नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत को अपने कंट्रोल में, बस कंट्रोल बना रहे, ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वेवेल वापस पहुंचता है और वापस पहुंच के एक योजना देता है जिसको कहा जाता है वेवेल प्लान। और ये जो वेवेल प्लान आया था 14 जून
14 जून 1945 वेवेल योजना या वेवेल प्लान। वेवेल उस समय गवर्नर जनरल था। इस वेवेल योजना में कहा था कि जो डिफेंस यानी रक्षा है, प्रतिरक्षा है, डिफेंस को छोड़ के बाकी सारे मंत्रालय भारतीय मंत्रियों को दे दिए जाएंगे। गवर्नर जनरल एक औपचारिक फॉर्मली भारत का प्रमुख रहेगा, जैसे आज राष्ट्रपति की स्थिति होती है वैसे गवर्नर जनरल का फॉर्म रहेगा। बाकी केंद्र में सारे मंत्री, सारी व्यवस्थाएं भारतीयों को सौंप दी जाएंगी। यानी भारतीयों के ही सहयोग से एक भारत में रिस्पॉन्सिबल, यानी भारतीयों के माध्यम से एक रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, जो जनता के लिए सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होगी। बस गवर्नर जनरल अंग्रेज होगा, डिफेंस का मामला अंग्रेजों के पास होगा, और जो गवर्नमेंट बनेगी, जो सरकार बनेगी, उसमें जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम लीग मुसलमान हैं उनको बराबर का स्टेटस दिया जाएगा, बराबर का दर्जा दिया जाएगा। और इस योजना को भी लागू भारतीयों के सहमति के बाद ही किया जाएगा। राजनीतिक संघर्षों ने ये कर दिया था कि अब सरकार अपने मन से कुछ नहीं दे सकती थी, अब सहमति जरूरी थी। जैसे पहले आपको बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया तो रोलेक्ट एक्ट आया, जो आता था वो अपने मन से करते थे, साइमन आया मन किया। अब था कि नहीं, अब ये प्लान भी तभी लागू होगी जब भारतीय इसको स्वीकार करेंगे। और इसी वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसको कहा जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था 25 तारीख को, 25 जून 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस। अब ये जो शिमला सम्मेलन था, शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? फॉर द डिस्कशन ऑन वेवेल प्लान, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया। तो जब शिमला सम्मेलन बुलाया गया, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई शिमला में, तो इसी शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन के लिए जो भारत छोड़ो के दौरान कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए गए थे उन लोग को रिहा किया गया। बताया था कि जो ऑपरेशन 0 आवर चला था 9 अगस्त 1942 को भोर में ठीक 4 बजे सारे नेता अरेस्ट हुए थे। तो सोचिए जो सन 1942 में अरेस्ट हुए थे, सीधे आके जून 45 में भाई लोग छूटे। जो नेताओं की गिरफ्तारी कांग्रेस हुई थी सबसे लंबी भारत छोड़ो के दौरान हुई थी, ठीक है। तो जो बताया था अलग अलग जेलों में जो लोग को कैद किया गया था, अब जाके वो लोग छूटे। गांधी जी पहले ही छूट चुके थे। नेताओं को इसलिए छोड़ा गया ताकि माहौल थोड़ा ठंडा हो, सरकार से ठंडे दिमाग से लोग बातचीत कर सकें। तो उसी वेवेल योजना बातचीत करने के लिए उनको जेल से रिहा किया गया, उन लोगों को बुलाया गया शिमला में। बाकी नेताओं के साथ गांधी जी भी पहुँचे। ध्यान रखेंगे गांधी जी शिमला गए जरूर थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, वो केवल बाहर से थे, ठीक है। शिमला क्योंकि उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, समर कैपिटल होती थी, तो गवर्नर जनरल शिमला में ही हुआ करता था जून वगैरह में, तो वहीं पर हुआ। अब शिमला कॉन्फ्रेंस जब नेताओं को जेल से छोड़ा गया, वो लोग पहुँचे, गांधी जी भी गए, लेकिन वो पहुँचे नहीं। तो मीटिंग शुरू हुई। तो मीटिंग में क्या था कि 5 मेंबर थे, 5 डेलीगेट्स थे मुस्लिम लीग की तरफ से, 5 डेलीगेट थे कांग्रेस की तरफ से। तो मुस्लिम लीग ने तो अपने 5 सदस्य बिल्कुल भेज दिए, लेकिन कांग्रेस ने जो अपने 5 मेंबर भेजे, कांग्रेस के जो 5 सदस्य गए, इन 5 में एक जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनको जाना ही जाना था, उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस गई थी, अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और उधर खान अब्दुल गफ्फार खान पहुँचे। तो जब कांग्रेस के 5 में से 2 सदस्य मुसलमान पहुँचे, इस बात का विरोध मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग का कहना था कि भाई मुसलमानों की पार्टी हम है, अगर कोई मुसलमान आएगा तो केवल मुस्लिम लीग की तरफ से आएगा, कांग्रेस की तरफ से नहीं जाएगा। कांग्रेस का कहना था कि भाई आप मुसलमानों की पार्टी, हम हिंदुओं की पार्टी नहीं, तो हमारी तरफ से कोई मुसलमान जाए हिंदू जाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मामला इसी पर ठन गया, मुस्लिम लीग इसी पर अटकी, कांग्रेस यहीं अड़ गई। अब बाकी वेवेल योजना पर विचार करना है, क्या करना है, सरकार बनानी है, देश का भाग्य देखना है, देश का भविष्य देखना है, उससे कोई मतलब नहीं। सारा मामला टिक गया, हिंदू मुसलमान का चक्कर फंसा। अब यहीं पर जाके भिड़े दोनों पार्टियां, ज़बरदस्त तरीके से भिड़ंत हुई। और ये जो सांप्रदायिकता का चक्र इतना भयानक चला, इतनी तीखी बहस हुई इस पर, खासतौर पर मौलाना और मोहम्मद अली जिन्ना में। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत बुरा भला कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, लेकिन मौलाना कलाम आज़ाद झुके नहीं, कांग्रेस भी उनके सपोर्ट में खड़े रह गए, हम इनको नहीं छोड़ेंगे।
मामला फंस गया। फाइनली इतना मामला उलझा, इतना ज़्यादा उलझा, ये सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान का मुद्दा इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि 14 जुलाई को 14 जुलाई 1945 वेवेल ने इस सांप्रदायिकता के मुद्दे पर शिमला कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी कि भैया यहीं पर मामला अटक गया, बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। यानी कि वेवेल योजना क्यों फ्लॉप हुई? केवल सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, कम्युनल इशू। तो हमारी राजनीति की विशेषता है, जैसे एक बार आपको समझा रहे थे कि जब भी कोई समस्या होती है हमारे नेता बढ़ जाते हैं धर्म के नाम पर, असली मुद्दे भूल जाते हैं। खैर, तो इस सांप्रदायिकता का इशू फूला और असफल हुई योजना, सबकी मेहनत फ्लॉप, सब कुछ खराब। उधर जुलाई के महीने में ही ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन हुए। वहाँ भी आम चुनाव होते थे 5 साल पर। तो ब्रिटेन में जो आम चुनाव हुए तो वहाँ पर सरकार बदल गई। वहाँ पर विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर था वो चुनाव हार गया। विंस्टन चर्चिल की जगह अगला प्राइम मिनिस्टर बनता है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का था। क्लेमेंट एटली थोड़ा सा उदार था, लिबरल था और भारत के प्रति उसकी सहानुभूति पहले से थी। आपको बताया था जो साइमन कमीशन आया था, साइमन आयोग में 7 सदस्य थे, तो उन 7 सदस्यों में क्लेमेंट एटली भी था और एटली भारत की समस्याओं से वाकिफ था। इटली के सरकार बनाते ही भारत में फिर से एक उत्साह की लहर दौड़ी और इटली ने घोषणा की कि हम भारत में जो डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको हम कायम करने की कोशिश करेंगे और दिसंबर 1945 तक भारत में जनरल इलेक्शन कराया जाएगा, आम चुनाव कराए जाएंगे। जो 35 के एक्ट वाला चल रहा था सब कि भाई हम भारत में आम चुनाव कराएंगे और वहाँ की सरकारों से हम बातचीत करेंगे। तो अब इटली के कहा जाता है कि जो 35 का चुनाव है, अगर विंस्टन चर्चिल फिर से जीत जाता 1945 में और इटली 45 में हारता और विंस्टन चर्चिल की सरकार ब्रिटेन में फिर से बन जाती तो भारत कम से कम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं होता जरूर, लेकिन 2-3 साल आगे तो हो ही जाता। कम से कम 1950-55 तो चर्चिल अपने कार्यकाल में तो नहीं करने देता, क्योंकि चर्चिल भारतीयों से बहुत चिढ़ता था, उसको भारतीय लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते थे कुछ खास, तो इसलिए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा था। खैर, किस्मत थी हमारी कि सरकार पलट गई वहाँ पे। अब उधर 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम गिरा और फाइनली 15 अगस्त 45 तक जापान ने भी सरेंडर कर दिया। और जापान के सरेंडर करते ही विश्व में बिल्कुल शांति मच गई, ब्रिटेन की ताकत और ज़्यादा बढ़ी और ब्रिटेन की सरकार ने अब भारत के प्रति एक अंतिम घोषणा पत्र जारी करने की घोषणा कर दी कि भारत के बारे में जल्दी ही एक अच्छी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट इस पर डिस्कशन करेगी। अभी सारी तैयारियां हो रही थी, भारत में खुशी का एक माहौल था कि नहीं इटली आ चुका है और संसद में एक बड़ी घोषणा होने वाली, जल्द ही होने वाली थी। तो अभी इस बात की तैयारियां हो ही रही थी कि भारत में एक व्यवस्था अच्छी बनने वाली है, तब तक फिर से एक घटना घटी और इस बार घटना घटी नेवी में, नौसेना में। एक जैसे आज हमारी इंडियन नेवी कही जाती है तो उस समय रॉयल नेवी कही जाती है, शाही नौसेना। तो शाही नौसेना का बॉम्बे बंदरगाह पर एक जहाज़ था HMS तलवार, तो HMS नेवी की जहाज़ थी। तो उस HMS तलवार पर एक नाविक था BC दत्ता। BC दत्ता ने खराब खाने और सैलरी को लेकर कुछ शिकायत की थी, अंग्रेज अफसरों ने बेइज्जत कर दिया। इस बात से BC दत्ता नाराज हुआ और उसने जहाज़ पर HMS तलवार पर बड़ा बड़ा पेंट से लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, और जय हिंद के नारे लिख दिए भारत के पक्ष में। इस बात से ब्रिटिश चिढ़े और उसको कैद करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक साथी सिपाहियों में असंतोष फैला और जो उस जहाज़ के नौसैनिक थे उन सबों ने अचानक से हथियार उठा लिया। ब्रिटिश अफसरों को मारपीट के जहाज़ से भगा दिया गया और उस जहाज़ पर भारतीय विद्रोही सिपाहियों का कब्जा हो गया। तो जब एक जहाज़ पर कब्जा हुआ तो उसका देखी बम्बई से लेकर कराची तक जितने बंदरगाह पर जो नौसेना के जहाज़ थे सब पर सिपाहियों ने हथियार उठा लिए। तो उसी को कहा जाता है शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल नेवी रिवोल्ट। शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल नेवी रिवोल्ट। तारीख थी 18 फरवरी 1946 और उस मरीन नौसैनिक का नाम था BC दत्ता और जहाज़ का नाम था HMS तलवार। तो इस HMS तलवार पर इस BC दत्ता ने झंडा फहरा दिया।
तो अब रॉयल नेवी रिवोल्ट हुआ, अब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, हथियार उठा लिए। जब सिपाहियों का विद्रोह हुआ तो इस बात से ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। सरकार का कहना था कि भाई जनता के आंदोलन को हम समझ सकते हैं, लेकिन सिपाहियों के विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। इसको अनुशासनहीनता माना गया। और उस समय जो एडमिरल था, एडमिरल गॉडफ्रे, सीधा उसने वार्निंग दी कि अगर मरीन्स ने, नौसैनिकों ने बिना शर्त सरेंडर नहीं किया तो फिर हमला किया जाएगा। भले ही हमें अपनी जहाज़ें डुबोनी पड़े, लेकिन छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबको डुबा देंगे। अगल बगल से जहाज़ें बुलाई गई, हेलीकॉप्टर उनके ऊपर उड़ाए गए और सीधी वार्निंग दी गई कि अगर नहीं हुआ तो हम उड़ा देंगे सबको। सिपाही भी हार मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हथियार उठा लिए थे। तो जब बिल्कुल जैसे लगा कि युद्ध छिड़ने वाला है, अचानक से एक युद्ध का माहौल बना। तो जब इस युद्ध का माहौल बना तो इस मौके को संभाला खुद इंडियन लीडर्स ने, भारतीय नेताओं ने, जिसमें थे सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ये लोग मिलते हैं। ये लोग खुले जीपों में जाके सवार होते हैं, सवार होकर जाके नौसैनिकों से मिलते हैं, मरीन से मिलते हैं और उनको समझा बुझा के शांत कराया कि भाई अभी हम लोग बातचीत के द्वारा ही राजनीतिक आंदोलनों के द्वारा ही हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं और ब्रिटिश सरकार की तरफ से अंतिम घोषणा होने वाली है। इस समय कोई युद्ध जैसी घटना हमारे इतने सालों के आंदोलन पर पानी फेर देगी और फिर से हम 25 साल पीछे छूट जाएंगे। तो इस समय का लड़ाई छड़ी तो ब्रिटिश सरकार को बहाना मिल जाएगा, भाई तो युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध के बल पर तो इंतजार था उनको कि लड़ाई हो और हरा दें हमें। तो इस समय युद्ध जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। समझाया सिपाहियों को कि भाई हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, सारी मेहनत तो पानी फेर दोगे। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो बड़े चैन से भोजन भी कर रहे थे, सैलरी भी तुम लोगों को सही लग रही थी, और जब बातचीत करके हम लोग एकदम अंतिम तक पहुंच गए तो कह रहे खाना खराब लग रहा है, सैलरी खराब लग रहा है, पहले नहीं खराब थी। ऐसे नहीं समझाया, मतलब प्यार से समझाया कि भाई देखिए अभी वो समय नहीं आया है, अभी आप लोग शांत रहिए, जब मौका आएगा तब हथियार उठाइए, ये समय ठीक नहीं है। और खुद भारतीय नेताओं ने समझा बुझा के इन नौसैनिकों का 23 फरवरी 23 फरवरी 1946 सरेंडर ऑफ मरीन्स, नौसैनिकों का आत्मसमर्पण कराया बिना शर्त कि भैया तुम लोग सरेंडर करो, अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो इसको खुद भारतीय नेता इसमें शामिल थे ताकि इन लोगों को शांत कराया जा सके। भारतीय नेताओं ने इसको शांत कराया था। तो एक बहुत बड़ी युद्ध जैसी घटना समझ लीजिए होते होते इन लोगों ने टाल दिया, नहीं तो फिर लड़ाई छिड़ जाती तो फिर समस्या हो जाती। तो नौसैनिकों ने भी कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं, हिंदुस्तान के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हिंदुस्तान के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जय हिंद का नारा दिया। और फाइनली एक बड़ा जो एक हथियारबंद विद्रोह होने वाला था इसको शांत कराया गया। इसी कहा जाता है रॉयल नेवी रिवोल्ट, एक खतरा हो गया था। खैर उधर रॉयल नेवी रिवोल्ट समाप्त होता है, उधर ब्रिटिश सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है मार्च के महीने में और सीधे कहा कि भारत के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए अब खुद जो उस समय भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको भारत भेजा जाएगा। ब्रिटेन के जो नेवल हेड हैं उनको भी भेजा जाएगा और 3 सीनियर कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी भारत जाएगी, जो भारत जाके भारतीय नेताओं से बातचीत करेगी और भारत के बारे में अपनी अंतिम योजना प्रस्तुत करेगी। और वही जो अंतिम योजना प्रस्तुत करने के लिए ये मिशन आगे बढ़ता है, उसी को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक थे भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे एडमिरल एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। बताया था स्टेफर्ड क्रिप्स पहले भी आ चुका था एक बार। तो ये जो पैथिक लॉरेंस था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये एडमिरल था, ये राजनीतिज्ञ थे। और यही अगर कहा जाए कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था तो ये पैथिक लॉरेंस किसके चेयरमैन थे, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। इसी कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत पहुंचा 24 मार्च को, और इसी ने भारत के बारे में अपनी अंतिम योजना प्रस्तुत की और भारतीय नेताओं से मुलाकात की। और इन्हीं के ऊपर भारत में जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ सब कैबिनेट मिशन के ही आधार पर हुआ था। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। 1946 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बस 1 साल की दूरी और है। अब देश आज़ाद होने वाला है, शायद अगली क्लास में देश आज़ाद हो जाए, फिर आज़ादी का जश्न मनाएंगे, देखेंगे आज़ादी में क्या क्या हुआ।
तो बने रहिए हमारे साथ स्वतंत्रता संघर्ष में। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।